नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से की बात करने वाले हैं। मौलिक अधिकार। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स। ये वो चीजें जो हम सबकी जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 पर है। और इसमें कोशिश की गई है कि इन अधिकारों की जो बारीकियां हैं उन पर थोड़ी रोशनी डाली जाए। अच्छा। तो आज हम इसी के सहारे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अधिकार क्या हैं, क्यों इतने जरूरी हैं और इनका असल मतलब क्या है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये मौलिक अधिकार जो है ना, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये तो हमारे लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। आत्मा है, हाँ। और नागरिकों की आजादी का एक तरह से कवच है। और स्रोत ये कहता है कि इन्हें मौलिक या आवश्यक क्यों कहते हैं। हाँ, ये सवाल है, क्यों? उसके लिए ये अनिवार्य है, जरूरी है। ओके। तो ये सिर्फ हक नहीं है, बल्कि ये राज्य की जो ताकत है ना, उस पे एक रोक भी है, एक लिमिट तय करते हैं। अच्छा, ये बात दिलचस्प है कि ये सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि राज्य पर सीमाएं भी हैं। तो ये सीमाएं लागू किस पर होती हैं? मतलब राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 इसी बारे में है ना? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 12 बहुत जरूरी है। ये बताता है कि भाई राज्य में कौन कौन आता है। और स्रोत साफ करता है कि इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, संसद, विधानमंडल ही नहीं है। अच्छा। और कौन है? इसमें आपकी पंचायतें, नगरपालिकाएं, मतलब लोकल बॉडीज भी आ गईं। और यहाँ तक कि वो संस्थाएं भी जिन्हें सरकार से मदद मिलती है या जिन पर सरकार का कंट्रोल है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सरकारी कंपनियां हो गईं या कई यूनिवर्सिटीज भी। और स्रोत ये भी बताता है कि कोर्ट्स ने टाइम के साथ इस परिभाषा को और बढ़ाया है मतलब कि कई बार प्राइवेट संस्थाएं भी, अगर वो कोई पब्लिक वाला काम कर रही हैं या राज्य की तरह काम कर रही हैं, तो वो भी कुछ हद तक इन अधिकारों के दायरे में आ सकती हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकार हमें सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि कई और ताकतों से भी बचाते हैं। बिल्कुल, दायरा काफी बड़ा है। ये तो वाकई एक बड़ा सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई कानून या कोई नियम इन अधिकारों को तोड़ता है या कम करता है, तो फिर क्या होगा? यहाँ अनुच्छेद 13 आता है ना? हाँ बिल्कुल सही। अनुच्छेद 13। आप समझ लीजिए इन मौलिक अधिकारों का गार्ड कैसे? स्रोत कहता है कि ये न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बुनियाद है। ओके। इसके दो हिस्से हैं। पहला, ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून थे, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते तो वो बेकार हो जाएंगे, मतलब शून्य। ओके, पुराने कानून। हाँ। और दूसरा, जो और भी जरूरी है, वो ये कि राज्य, मतलब सरकार, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों को छीन ले या कम कर दे। और अगर बना दिया तो फिर अदालतें उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकती हैं, रद्द कर सकती हैं। स्रोत कहता है कि ये जो पावर है ना, कानूनों को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर जांचने की, यही न्यायपालिका को संविधान का रक्षक बनाती है। तो मतलब कोर्ट्स ये पक्का करते कि सरकारें अपनी हद में रहें। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर अधिकारों पर आएं तो सबसे पहले दिमाग में आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं, कानून के सामने समानता और कानूनों का समान संरक्षण। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इन दोनों बातों के मतलब को समझाता है। कानून के समक्ष समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ओके। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। सब एक ही कानून और एक ही अदालत के नीचे हैं। ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट को मना करता है। ठीक है। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये थोड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? इसका मतलब है कि जो लोग एक जैसी सिचुएशन में हैं, उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। मतलब राज्य अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कानून बना सकता है अगर उसका कोई लॉजिकल कारण हो। इसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अच्छा, मतलब भेदभाव हो सकता है अगर वो लॉजिकल हो। हाँ, बशर्ते वो मनमाना ना हो और उसका कोई मकसद हो। स्रोत कहता है कि भारत ने इन दोनों को अपनाया है, जिससे समानता का अधिकार और मजबूत और प्रैक्टिकल बन गया है। यानी समानता का मतलब ये नहीं कि सबके लिए एक ही डंडा हो, बल्कि एक जैसी सिचुएशन में एक जैसा बर्ताव हो। और अनुच्छेद 15-16 भी तो इसी से जुड़े हैं, जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव रोकते हैं। से आरक्षण। और अनुच्छेद 16
सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है और वहां भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। श्रोत इन्हें सिर्फ भेदभाव रोकने वाले नियम नहीं मानता, तो क्या मानता है? वो इन्हें सामाजिक न्याय लाने का एक तरीका मानता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ कागजी बराबरी नहीं चाहता, बल्कि असल में बराबरी लाना चाहता है। ये सामाजिक न्याय वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 19, इसमें तो कई सारी आजादियां हैं, बोलने की, जमा होने की, घूमने फिरने की। हाँ, संघ बनाने की, कहीं भी बस जाने की, कोई भी काम धंधा करने की, ये बहुत ही व्यापक अधिकार है। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 तो नागरिक आजादी का आप कह सकती हैं पिलर है। श्रोत इसे लोकतंत्र की लाइफलाइन कहता है। लाइफलाइन। हाँ, क्योंकि इसमें जो आजादियां हैं, जैसे बोलने की आजादी, इसी से तो नागरिक सरकार की आलोचना कर पाते हैं, अपने विचार रख पाते हैं, पब्लिक डिबेट में हिस्सा ले पाते हैं। ये सब एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये अनलिमिटेड तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोत ये भी साफ करता है। हाँ, वो उचित प्रतिबंधों वाली बात भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसका क्या मतलब है? कौन तय करता है कि कोई रोक उचित है या नहीं? हाँ, यही अनुच्छेद 19 की खासियत है। ये आजादी देता है, पर साथ में राज्य को यह हक भी देता है कि वो कुछ खास आधारों पर, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता वगैरह, इन आजादियों पर उचित रोक लगा सके। उचित मतलब? श्रोत के मुताबिक उचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि रोक मनमानी ना हो, जरूरत से ज्यादा सख्त ना हो, और उसका सीधा ताल्लुक उस मकसद से हो जिसके लिए वो लगाई गई है। और ये तय कौन करेगा? आखिर में ये तय करने का अधिकार कोर्ट्स के पास है। न्यायपालिका ही देखती है कि आजादी और समाज के कंट्रोल के बीच सही बैलेंस बना है या नहीं। और स्रोत ये भी कहता है कि ये बैलेंस लगातार बदलता रहता है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में, जहां बोलने की आजादी और उसको रेगुलेट करने की नई चुनौतियां हैं। सही बात है। आजादी और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन, ये समझना जरूरी है। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सुनने में सीधा लगता है, पर कोर्ट्स ने तो इसकी व्याख्या बहुत की है। अरे बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 21 शायद संविधान का सबसे ज्यादा डायनामिक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन गया है। स्रोत बताता है कि शुरू में इसे बस मनमानी गिरफ्तारी या नजरबंदी से सुरक्षा समझा जाता था, लेकिन फिर वो मेनका गांधी केस आया 1978 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इंसान की तरह इज्जत से जीना है। इज्जत से जीना, इसमें क्या क्या आ गया? इसमें आपका रोजगार का अधिकार आ गया, साफ पर्यावरण का अधिकार, सेहत का अधिकार, प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। प्राइवेसी भी इसी में? हाँ, राइट टू प्राइवेसी। फिर जल्दी सुनवाई का अधिकार, यहां तक कि सोने का अधिकार भी। स्रोत इसे एक छाते की तरह बताता है जिसके नीचे बहुत से अनकहे अधिकार आ गए हैं। वाह! यह दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ विकसित होता है। ये निजता वाला अधिकार तो आज के टाइम में बहुत ही अहम हो गया है, टेक्नोलॉजी के जमाने में। मतलब एक अनुच्छेद कई अधिकारों का सोर्स बन गया है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अनुच्छेद 23-24 है, जो शोषण के खिलाफ अधिकार देते हैं। हाँ, अनुच्छेद 23 जो है वो इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार, मतलब बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, इन सब पर रोक लगाता है। और ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी है। अच्छा। और अनुच्छेद 24 वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में, जैसे फैक्ट्री या खान में लगाने पर रोक लगाता है। स्रोत इन्हें कमजोर लोगों की सुरक्षा और इंसानी गरिमा के लिए बहुत जरूरी मानता है। ये दिखाते हैं कि संविधान सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स नहीं देता, बल्कि सामाजिक बुराइयों को भी खत्म करना चाहता है। और फिर आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28, और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये भारत की डाइवर्सिटी दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 25 सबको अपना धर्म मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। बस पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और सेहत का ध्यान रखना होता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामले मैनेज करने का अधिकार देता है। 27 कहता है कि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और 28 कुछ स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। ये सब भारत के सेक्युलरिज्म को दिखाता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार? हाँ, वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने का और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार है। स्रोत कहता है कि ये अधिकार भारत की जो मिलीजुली पहचान है उसे बनाए रखने और माइनॉरिटीज में सुरक्षा की भावना लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इतने सारे महत्वपूर्ण अधिकार,
लेकिन अगर किसी के इन अधिकारों का हनन हो, मतलब कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे, तो वो क्या कर सकता है? यहीं पर अनुच्छेद 32 आता है। हाँ, और ये बहुत ही खास है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। स्रोत इस बारे में क्या बताता है? अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। स्रोत इसे अधिकारों को असली बनाने वाली चाबी कहता है। चाबी? कैसे? इसके तहत कोई भी नागरिक अगर उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे। और सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, आदेश या रिट्स जारी करने की पावर है। ये रिट्स क्या होती हैं? ये खास तरह के आदेश होते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश। परमादेश, किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का आदेश देना। अच्छा। और प्रतिषेध? प्रतिषेध, निचली अदालत को उसके दायरे से बाहर जाने से रोकना। उत्प्रेषण? सटररी, निचली अदालत से कोई केस ऊपर मंगाना। और अधिकार पृच्छा, क्वो वरंटो, किसी से पूछना कि वो किस हक से कोई सरकारी पद पर बैठा है। स्रोत कहता है कि अनुच्छेद 32 की वजह से ही ये मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि असली हैं और लागू करवाए जा सकते हैं। ये कोर्ट्स को नागरिकों के अधिकारों का एक तरह का पहरेदार बनाता है। यानी ये अनुच्छेद बाकी सारे अधिकारों की गारंटी देता है। वाकई ये तो हृदय और आत्मा ही है। बिल्कुल। तो अब तक हमने इन अधिकारों के अलग अलग पहलुओं पर स्रोत के नजरिए से बात की। सब कुछ मिलाकर देखें तो एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों को समझना क्यों इतना जरूरी है? क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, इन अधिकारों की जानकारी ही नागरिक के ताकतवर होने का पहला कदम है। जब लोगों को पता होगा कि संविधान ने उन्हें क्या सुरक्षा दी है, तो वो न सिर्फ अपने अधिकार छीने जाने पर आवाज उठा सकते हैं, बल्कि सरकार और उसकी संस्थाओं को ज्यादा जवाबदेह भी बना सकते हैं। सही बात है। ये ज्ञान उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने, अपने फायदे की रक्षा करने और लोकतंत्र में एक एक्टिव और जानकार हिस्सेदार बनने की ताकत देता है। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, ये तो हम नागरिक हैं, हमारी पहचान, हमारी ताकत का बेस हैं। इन्हें समझना मतलब खुद को समझना है और अपने देश के डेमोक्रेटिक ढांचे को समझना है। बिल्कुल। ये समझ हमें सिर्फ अपने हक के लिए जागरूक नहीं करती, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। तो आज हमने मौलिक अधिकारों, खासकर अनुच्छेद 12 से 35 पर जो स्रोत सामग्री थी, उसके जरिए गहरी नजर डाली। हमने देखा कि ये अधिकार क्यों मौलिक हैं, राज्य क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू कैसे काम करता है, समानता, स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार का मतलब क्या है और कैसे अनुच्छेद 32 इन सबको असलियत बनाता है। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये मौलिक अधिकार कोई पत्थर की लकीर में ही है। ये जिंदा सिद्धांत हैं, जिनका मतलब और समझ टाइम के साथ बदली है, विकसित हुई है, खासकर कोर्ट्स के एक्टिव रोल की वजह से। स्रोत हमें इनका कानूनी ढांचा समझाता है, लेकिन इनका असली महत्व तो हमारे रोज की जिंदगी में है, हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में इनके अमल होने पर है। सही कहा। ये संविधान ने हमें एक कीमती विरासत दी है, जिसकी हिफाजत करना और जिसे आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात से जुड़ा एक विचार मन में आता है। हाँ, कहिए। कि स्रोत इन अधिकारों को वैसे बताता है जैसे वो लिखे गए हैं या जैसे अदालतों ने उन्हें समझा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आज के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, समाज में रोज नए मुद्दे आ रहे हैं, दुनिया भर में नई चुनौतियां हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी है, ऑनलाइन नफरत वाली बातें हैं, क्लाइमेट चेंज का असर है, तो इन मौलिक अधिकारों की जो हमारी पारंपरिक समझ है वो कितनी काम की है? ये बहुत ही अहम सवाल है। भविष्य में इन अधिकारों को बनाए रखने और सार्थक रखने के लिए हमें किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और संविधान की ये जो नींव है वो इन बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी? बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिन पर हमें लगातार सोचते रहना होगा, क्योंकि संविधान एक जिंदा दस्तावेज है और उसे समय के साथ कदम मिलाकर चलना ही होगा।